जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स। और आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो यानी पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं और पहले चैप्टर में जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है विद्युत आवेश से। तो विद्युत आवेश को समझने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युतिकी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर विद्युतिकी की परिभाषा देना चाहते हम ये कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम विद्युतिकी कहते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि आवेश क्या चीज़ है। तो आवेश क्या चीज़ है, उसी पे आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अभी बस आप पहले इतना समझो कि जो विद्युतिकी है ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जो विद्युतिकी होता है ये बेसिकली दो प्रकार का है। एक है स्थिर विद्युतिकी, दूसरा नंबर है गतिक विद्युतिकी। तो स्थिर विद्युतिकी का मतलब ये है कि विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्थिर आवेशों के बारे में और उनके मध्य होने वाले अननोन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें क्या करेंगे, आवेश को स्थिर रख कर हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उनमें जैसे एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर कितना बल लगा रहा है, किस दिशा में लगा रहा है, तो इसमें हम आवेश को स्थिर करके उसके बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जिसमें हम लोग आवेश को स्थिर करके उसके बारे में अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युतिकी। नाम से पता चल रहा है स्थिर, स्थिर का मतलब रुका हुआ। तो आवेश को स्थिर करके उसके बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युतिकी। उसी तरह होता है गतिक विद्युतिकी। तो गतिक विद्युतिकी में ये होता है कि ये विद्युतिकी की वह शाखा होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आवेशों के गति की अवस्था का अध्ययन करते हैं। यानी आवेश को गति करा के उसके बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो उसमें हम उस शाखा को हम लोग कहते हैं गतिक विद्युतिकी। तो उम्मीद करूँगा ये तीन टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। विद्युतिकी की परिभाषा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर विद्युतिकी का मतलब ये है कि विद्युतिकी की एक शाखा होती है लेकिन इसमें आवेश को स्थिर करके उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। और गतिक विद्युतिकी जो होता है इसमें क्या होता है, आवेश को गति करा के उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग गतिक विद्युतिकी कहते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आवेश का मतलब यहाँ पे ऊर्जा से है, ये ध्यान देना है। आवेश का जो अर्थ है ये ऊर्जा है। देखिए, जैसे आवेश को अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं और आपने एक शब्द सुना होगा चार्जर। तो जो चार्जर होता है ये मोबाइल को चार्ज करने वाला और भी चार्जर होते हैं, बैटरी को भी चार्ज करते हैं, बड़ी वाली बैटरियों को। तो ये जो चार्जर शब्द है ये इसी चार्ज से बना है, क्योंकि देखिए बैटरी क्या जो चार्जर होते हैं वो करते क्या हैं कि बैटरियों को ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो आवेश है यानी चार्ज जो है वो चार्ज का मतलब एनर्जी से है और इसी चार्ज से ही आपका चार्जर बना है। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब हमको विद्युत आवेश को डिटेल में समझने से पहले थोड़ा सा हम एक प्रैक्टिकल करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, कागज़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को रखा है। अभी देखिए इस पेन को देखिए, इस पेन को हम इस कागज़ के पास ले जा रहे हैं और इस देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं हो रहा है ना। लेकिन अब हम करेंगे क्या, इस पेन को हम जब अपने बालों पे रगड़ेंगे, तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं अभी हालांकि इस वीडियो में नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं रगड़ रहा हूँ बालों से। देखिए हमने बालों से रगड़ ली। अब क्या करेंगे, इस पेन को हम इस कागज़ के पास ले जाएंगे। देखिए ये देखिए ये कागज़ क्या हो रहे हैं, या अभी देखिए यहाँ पे कागज़ आकर्षित हुआ ना। अभी रुके और दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा और रगड़ लेते हैं। ये देखिए ये। अब आपके मन में यहाँ आ रहा होगा कि जब अभी पेन मतलब इससे पहले जब हम इसको इसके संपर्क में लाए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, मतलब ये जो कागज़ थे ये आकर्षित नहीं हुए थे। लेकिन जैसे इस पेन को हमने अपने बालों से रगड़ा तो ये मतलब ये आपने देखा होगा कि ये आकर्षित होने लगे थे, यानी ऊपर की ओर भागना स्टार्ट कर दिए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इससे पहले ये पेन जो थी वो कागज़ को नहीं खींच पा रही थी, लेकिन जैसे इस पेन को अपने बालों से रगड़ा तो हमने देखा कि इसके अंदर कुछ ऐसी मतलब एनर्जी आ गई जो इन कागज़ों को अपनी ओर खींचने लगी। तो इसका कारण क्या है, तो आइए इसका इतिहास हम समझते हैं। इसकी जो कहानी है, इसकी कहानी आज से 2600 साल पहले की है। अब आपके मन में आया होगा कि सर रुकिए, अभी तो 2023 ही चल रहा है और आप 2600 साल की बात कर रहे हैं। तो देखिए आपको लगता ये होगा कि इस पृथ्वी की रचना हुए सिर्फ 2023 साल हुआ होगा। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए जो ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी आज से करोड़ों लाखों वर्ष पहले पुरानी है।
ये 2023 है, ये एक्चुअली में आप देखते होंगे लिखा रहता है 2023 ईस्वी। तो ये बताना चाहता है कि जो ईसा मसीह थे उनका जन्म हुए 2023 साल हो गया ये। हालांकि इससे पहले भी, यानी 2023 से जो आज 2023 चल रहा है, इससे पहले भी दुनिया थी, समझ रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं 2600 साल पहले, इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह के जन्म से, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए 2000 साल हो गए हैं, तो ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। ईसा मसीह के, यानी आज से 2600 साल पहले अगर हम बात करें ईसा मसीह के जन्म से, तो ईसा मसीह के जन्म से हम 600 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो यूनान देश के एक दार्शनिक हुआ करते थे और जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने एक चीज़ देखा, इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। इन्होंने एक देखा कि अंबर नामक एक पदार्थ था। अंबर नामक पदार्थ को इन्होंने क्या किया था कि बिल्ली की खाल से रगड़ा था। अंबर नामक पदार्थ को इन्होंने क्या किया था, बिल्ली की खाल से रगड़ा था। तो इन्होंने एक चीज़ देखा था, इन्होंने ये देखा था कि जो अंबर नामक पदार्थ होता है, जब इसको बिल्ली की खाल से आप रगड़ेंगे तो इसके अंदर कुछ ऐसे मतलब गुण आ जाते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी एनर्जियाँ आ जाती हैं जो क्या करती हैं, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े और लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर खींचने लगती है। तो ये बात लोगों को बताया गया, मतलब एथेल्स के माध्यम से। लेकिन एथेल्स ये नहीं बता पाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। यानी कहने का मतलब कि अगर अंबर को जब आप बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हैं तो ये कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े और लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर खींच रहा है, ये क्यों खींच रहा है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बता पाया। हाँ, बस इतना इन्होंने बताया कि अंबर को आप अगर बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो इस अंबर के अंदर कुछ ऐसे गुण आ जाएंगे जो क्या करेंगे, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े और लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर खींचेंगे। अब ये बात थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगी, तो इस बात को एक बुक थी जिसका नाम था डी मैग्नेटो। डी मैग्नेटो बुक में ये बात को लिखा गया कि यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले एक दार्शनिक हुआ, यूनान के एक दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स, और उन्होंने एक बात बताई थी कि अंबर को अगर आप अंबर नामक पदार्थ को आप अगर बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तो उसके अंदर एक ऐसा गुण आएगा जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े और लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अब जब ये जिस टाइम ये थेल्स बताए थे उस टाइम से 2200 साल बाद, 2200 साल बाद का मतलब ये है कि हम अब आ चुके हैं सन 1600 ईस्वी में। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी जिस टाइम ये थेल्स बताए थे उस टाइम से 2200 साल बाद, और हम अब आ चुके हैं सन 1600 ईस्वी में। तो इंग्लैंड की एक महारानी हुआ करती थी जिनका नाम था एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। तो इनके स्पेशल एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। ये मतलब एलिजाबेथ प्रथम के स्पेशल डॉक्टर थे। तो ये क्या हुए, सन 1600 के दरमियान में ये डॉक्टर विलियम गिलबर्ट जो थे, ये डी मैग्नेटो किताब को पढ़ा। तो इन्होंने ये देखा कि उस बुक में एक चीज़ लिखा था कि आज से, यानी जिस टाइम ये डी मैग्नेटो बुक पढ़ रहे थे उस टाइम से 2200 साल पीछे, यानी 2200 साल पीछे जाएंगे तो यही अब 2600 आ जाएंगे हम लोग। तो उस डी मैग्नेटो बुक में ये लिखा था कि आज से 2200 साल पहले यूनान देश के एक दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने एक बात बताई थी अपने प्रैक्टिकल में। उन्होंने ये देखा था कि जब अंबर नामक पदार्थ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े और लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो ये बात डॉक्टर विलियम गिलबर्ट को अजीब सा लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि मतलब उन्होंने सोचा कि आखिर इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, कांच हो गया, गंधक, अंबर, बिल्ली की खाल, एबोनाइट, प्लास्टिक और फर, ये कुछ ऐसे पदार्थों को इन्होंने लिया और ये इन पदार्थों को आपस में एक दूसरे को रगड़ के देखा। तो वास्तव में इन्होंने देखा कि हाँ, ये बात हकीकत थी। जब इन पदार्थों को इन्होंने रगड़ के देखा कि आखिर ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जब रगड़ के देखा तो वास्तव में ऐसी बात थी कि कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े और लकड़ी के छोटे छोटे तिनके जो थे वो आकर्षित होने लग रहे थे। तो ये बात जो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट थे, इनको ये अजीब सा लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद इनको पता चला कि वास्तव में ये है कि जब इन पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो इनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जो उस कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े और लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। और इसी ऊर्जा का नाम उन्होंने रखा विद्युत आवेश।
तो उम्मीद करूँगा दोस्तों विद्युत आवेश की कहानी क्या है समझ में आया होगा। तो विद्युत आवेश की कहानी यही है, इसलिए इसका नाम रखा गया। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत आवेश की परिभाषा को समझते हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग विद्युत आवेश की 3 परिभाषाओं को समझेंगे। तो आइए पहली परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। पहली परिभाषा ये है कि जब हम कुछ ऐसे पदार्थों में आप लिख सकते हैं, जैसे गंधक हो गया, फर हो गया, एबोनाइट, प्लास्टिक, कांच, रेशम का कपड़ा, रेशम हो गया। तो ये कुछ ऐसे पदार्थ है, जब कुछ ऐसे पदार्थों में इन पदार्थों में 2 पदार्थों को जब आपस में आप रगड़ते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कुछ ऐसे उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है जो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े और लकड़ी के छोटे छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। और इसी गुण को या इसी ऊर्जा को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। तो जो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट थे, इन्होंने यही बात बताई कि जब इन पदार्थों इनमें से किन्हीं 2 पदार्थों को जब आप रगड़ेंगे तो उन पदार्थों के अंदर एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जो ये क्रिया करने लगती है, और जो उसके अंदर एनर्जी आती है उसी एनर्जी का नाम रखा गया है विद्युत आवेश। एक नोट पॉइंट ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेता है कि विद्युतमय किसे कहते हैं। तो विद्युतमय का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जो ये अवस्था हुई है, यानी रगड़ने से जो एनर्जी आई है उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं विद्युतमय। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसी अवस्था को क्या कहते हैं, विद्युतमय। तो विद्युतमय का मतलब ये है कि जब इन पदार्थों को हम यहाँ पर रगड़ेंगे आपस में तो इनके अंदर जो एनर्जी आती है, एनर्जी आने की जो अवस्था होती है उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं विद्युतमय। अगर हम विद्युत आवेश की दूसरी परिभाषा देना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसको भी हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि विद्युत आवेश के कारण ही पदार्थों के अंदर यानी इलेक्ट्रिसिटी वाला गुण और मैग्नेटिक वाला गुण देखने को मिलता है। हालांकि ये चीज़ हम बता रहे हैं विद्युत और चुंबकीय प्रभाव वाला, इसको हम लोग आगे के चैप्टरों में डिटेल में समझने वाले। अभी आप बस इतना समझो कि अगर किसी पदार्थ के अंदर करंट फ्लो हो जाती है या किसी पदार्थ को मैग्नेट बनाया जा सकता है यानी चुंबक बनाया जा सकता है तो ये विद्युत आवेश के कारण ही संभव होता है। तीसरी परिभाषा ये है कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह भौतिक गुण होता है जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह एक बल का अनुभव करता है। हालांकि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसके बारे में आगे के चैप्टर में हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये है कि जब किसी तार के अंदर या किसी पदार्थ के अंदर करंट फ्लो करें और उसमें उस पदार्थ के चारों तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। तो उम्मीद करूँगा ये तीनों परिभाषाएं जो आवेश यानी विद्युत आवेश से संबंधित जो थी, ये तीनों परिभाषाएं आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते हैं। देखिए जो ये आवेश होता है यानी जो एनर्जी आती है रगड़ने से, इसको हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि होती है। हालांकि अदिश राशि सदिश राशि क्या है आप इसको डिटेल में कक्षा 11 में पढ़ रखा होगा। तो यह एक अदिश राशि है और अगर बात करें इसका यासाई मात्रक तो इसका यासाई मात्रक कूलाम होता है, और जो कूलाम होता है कूलाम को कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें आवेश के सूत्र की तो आवेश के 2 सूत्र यहाँ पर लिखा है मैंने, एक तो होता है Q बराबर NE और एक होता है Q बराबर IT। यहाँ पे अगर हम बात करें Q क्या है तो Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। और ध्यान देना कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है कितना, तो ध्यान देना 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। और एक फार्मूला ये भी होता है Q बराबर IT, ये विद्युत धारा से सूत्र बना है। यहाँ पे Q का मतलब आवेश है, I का मतलब विद्युत धारा है, T माने टाइम होता है। अगर हम बात करें आवेश के अन्य मात्रकों की तो सीजीएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई, या फिर कहते हैं इसी को अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और शॉर्टकट में ESU भी कहते हैं, या फिर इसी का दूसरा नाम है स्टेट कूलाम भी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो आवेश होता है इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो सबसे बड़ा मात्रक इसका फैराडे होता है। और ये भी ध्यान देना है कि एक फैराडे में जो होता है वो 96,500 कूलाम होता है। अगर हम बात करें इसके बीमा की तो बीमा देखिए यहाँ पे हम जानते हैं एक सूत्र होता है Q बराबर IT, और I का मतलब होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा को बीमा में हम लोग कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, और जो समय यानी T को बीमा में कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे जो बीमा आएगा वो हो जाएगा AT। ठीक है, तो ये आवेश की बीमा होती है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आवेश की बीमा क्या होती है, तो ध्यान देना है आवेश की बीमा जो होती है वो होती है AT।
अब आइए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें आपके मन में एक अब प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर मतलब पदार्थों को रगड़ने से एनर्जी आती कैसी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिखा है कि पदार्थों में आवेश आता कहाँ से। तो देखिए ये जैसे मान लीजिए दो पदार्थ हैं, कोई दो पदार्थ हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि पदार्थों में इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। तो देखिए जब जैसे मान लीजिए इस पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं और इस पदार्थ में भी 100 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है। तो होता ये है कि जब इन पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं ना, तो कुछ इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं और कुछ इस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब पदार्थों को रगड़ा जाता है तो इनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इस तरह स्थानांतरण का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन उसमें जाएंगे, उसके इसमें आएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तब जाके इसमें एक एनर्जी आती है और उसी एनर्जी का नाम हम लोग रखे हैं विद्युत आवेश। तो उम्मीद करूँगा ये समझ में आ गया होगा कि पदार्थों को रगड़ने से एनर्जी आती कैसी है। तो एनर्जी आने का मतलब ये है कि जब रगड़ा जाता है तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण वो एनर्जी जनरेट हो जाती है। अब हम बात करते हैं आवेश के प्रकार। तो जो आवेश होता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है। देखिए विलियम गिलबर्ट यानी जिन्होंने आवेश का नाम रखा, तो विलियम गिलबर्ट के अनुसार वस्तुओं को रगड़ने पर दो तरह के आवेश प्राप्त होते हैं। यानी अगर आप किसी पदार्थ को रगड़ेंगे तो दो तरह के आवेश मिलते हैं, और जिनको अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक और ऋणात्मक नाम रखा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो डॉक्टर विलियम गिलबर्ट जो आवेश के बारे में बताए, इनमें अहम भूमिका निभानी, बहुत अच्छा रोल निभाने वाले एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो आवेश के बारे में अध्ययन करने में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट का साथ देने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन भी हैं। इन्होंने भी आवेश के बारे में काफ़ी स्टडी करी है। तो ये ध्यान देना कि पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, इसको कौन बताया था। तो ध्यान देना, अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और इन्होंने बताया कि जो आवेश होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि धनात्मक आवेश कब होगा, ऋणात्मक आवेश कब होगा। तो अभी आपको मैंने बताया कि जैसे जब दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही आवेश उत्पन्न होता है, यानी एनर्जी आती है। तो ये ध्यान देना। देखिए जब मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन है, अब इनको हमने आपस में रगड़ा तो इस वाले पदार्थ में 90 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और इसमें हो गया 110 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों में कमी आती है, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों में कमी आती है उस पदार्थ में धनात्मक आवेश आता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस पदार्थ में ऋणात्मक आवेश आता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अरे जिसमें कमी हो रही है उसमें तो ऋणात्मक आना चाहिए, लेकिन इसमें धनात्मक आ रहा है, और जिसमें ज़्यादा है उसमें धनात्मक आना चाहिए लेकिन उसमें ऋणात्मक आ रहा है। तो ध्यान देना है। देखिए जैसे ये 100 इलेक्ट्रॉन थे दोनों में, अब दोनों को रगड़ा गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन देखिए, अगर इसमें 110 हुए तो इसका मतलब ये है कि इसके 10 इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं तभी जाके 110 हुआ है ये। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान पैसा देता है किसी को तो वो धनी होता है, यानी वो धनी है, और जो पैसा लेता है उधारी होता है, यानी वो ऋणी होता है। तो अब देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आया है, तो इसका मतलब ये आदमी इसका इलेक्ट्रॉन लिया है ना, तो जो लेता है वो ऋणी होता है, इसलिए यहाँ पे ये इसके अंदर ऋणात्मक आवेश आएगा, और जो देता है वो धनी होता है इसलिए उसमें धनात्मक आवेश आता है। कभी कभी बच्चों में यही कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो उसमें कौन सा आवेश आता है। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन में अधिकता होने का मतलब वो लिया है, और जब कोई लेता है तो वो ऋणी होता है, तो उसमें ऋणात्मक आवेश आएगा। और जिसमें कमी होती, कमी होने का मतलब वो दिया है और देने का मतलब वो धनी है, इसलिए उस पर धनात्मक आवेश आता है। ये ध्यान देना है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं, तो आप ऐसे बोलेंगे परिभाषा में कि जब किन्हीं दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन में कमी आती है उस पदार्थ पे धनात्मक आवेश आता है, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है उस पदार्थ में ऋणात्मक आवेश आता है। ये ध्यान देना है। अब कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो जब आप कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तब कांच में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाती है, जिसके कारण उस पर धनात्मक आवेश आता है। उसी तरह जब एबोनाइट के क्षण को हम लोग फर एक पदार्थ होता है, तो जब एबोनाइट के क्षण को हम लोग फर से रगड़ते हैं तब एबोनाइट पर ऋणात्मक आवेश आते हैं। ऋणात्मक आवेश आने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आवेश के बारे में डिटेल समझा। आवेश से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हमने डिस्कस करने का प्रयास किया।
अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।